गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। थोड़े लंबे अंतराल के बाद आप सभी से रूबरू होने का अवसर मिला है, तो आज हम बात करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में, यानी कि लोकल गवर्नेंस। इसे हम स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं या कहा जाता है। स्वशासन होता है स्वयं का शासन। देखिए, अगर हमें किसी भी चीज़ को जानना है तो उसके बेस को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं, एक व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत में एक वॉइसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। क्या थे ये? वॉइसराय। आप सभी को पता है कि पहले भारत का जो गवर्नर जनरल था उसी का नाम बदलकर आगे वॉइसराय कर दिया गया था। 1858 का जो एक्ट आया था, तो आपको पता होगा कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को फिर भारत का पहला वॉइसराय बना दिया गया था। तो ये लॉर्ड रिपन थे, ये वॉइसराय थे। इनका समय की अगर हम बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक इन्होंने भारत में शासन किया या राज किया। काफ़ी अच्छे व्यक्ति इनको माना जाता है अगर ओवरऑल की हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे वायसराय आए, उससे पहले भारत के गवर्नर आए, तो उनमें काफ़ी अच्छे इंसान भी माने जाते हैं जिनकी नीतियां भारत के पक्ष में थी। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव स्थानीय प्रशासन से रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1881 में 1881 इसमें इन्होंने क्या किया? भारत में नियमित जनगणना कराई। नियमित जनगणना। देखिए, इससे पहले भी जनगणना भारत में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन इन्होंने फिर 1881 में नियमित जनगणना कराई और इसके 10 साल बाद 1891 में फिर हुई और उसके लगातार 10-10 साल के बाद भारत में जनगणना होते रही हैं। और आप सभी को पता होगा कि अभी लास्ट 2011 में भारत की अंतिम जनगणना हुई थी और अब 2021 के अंत तक हमारी इस जनगणना के भी आंकड़े आपके सामने होंगे। तो नियमित जनगणना कराई इन्होंने, और इन्होंने क्या किया? ये पहला कारखाना अधिनियम लेकर आए। पहला कारखाना अधिनियम। देखिए, जो मजदूर कारखानों में कार्य करते थे, ये कहीं ना कहीं उनको मद्देनज़र रखते हुए या उनको सुविधा देने के लिए ये कारखाना अधिनियम लेके आए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कारखानों में जो मजदूर कार्य करते हैं उनका कहीं ना कहीं शोषण न हो, तो इससे संबंधित ये एक्ट लेकर आए थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्थानीय, जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का या स्थानीय प्रशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने तालुका बोर्ड और तालुका परिषद। देखिए, जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो प्रस्ताव लेकर आए थे उससे रिलेटेड ही तालुका बोर्ड और तालुका परिषद का इन्होंने क्या किया? गठन किया। इसके माध्यम से इन दोनों परिषद का, यानी एक बोर्ड का भी और परिषद का भी गठन कर दिया। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिपन को जान रहे हैं, उसके बारे में ही जो मुख्य यानी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमारा बेस पता चले कि किस व्यक्ति ने इसको स्टार्टिंग किया और उसने थोड़ा बहुत क्या क्या और कार्य भी इससे हटके किए थे।
1884 ये दोनों कार्य उन्होंने किए, नियमित जनगणना का भी और पहला कारखाना अधिनियम का भी 1881 में ये कार्य किया था इसने 1882 में। ठीक है, स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे। फिर इन्होंने 1884 में क्या किया, इल्बर्ट बिल। जो विद्यार्थी पॉलिटिकल से को थोड़ा बहुत समझते हैं उन्होंने इसका पता होगा कि जो इल्बर्ट बिल था वो क्या था। इल्बर्ट बिल भी देखिए रिपन के समय में ही आया था। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो बिल था या ये जो कानून था, ये था जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको अंग्रेजी जो न्यायाधीश थे यानी जो अंग्रेज न्यायाधीश थे उनके सम्मान करना था। अब एक बात से जान लीजिए, पता क्या होता था उस समय पे, जो भारत में जो अंग्रेज थे ना उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया जाता था तो उसकी सुनवाई केवल अंग्रेज जज ही करता था। लेकिन इस बिल के माध्यम से रिपन ने भारतीय जजों को भी अंग्रेजों पर लगाए हुए मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया। यानी अंग्रेजों पर जो मुकदमे दायर होते थे ना उनको भारतीय जज भी सुन सकता था। ठीक है, इस बिल में ये प्रावधान था। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे इनके खिलाफ ब्रिटेन में या इंग्लैंड में काफ़ी रोष हुआ और इनका काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जिसके कारण इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो इनकी नीतियाँ इससे साफ साफ दिखाई देती हैं कि इनकी जो नीतियाँ थी वो भारत के पक्ष में थी, भारत के खिलाफ नहीं थी। एक व्यक्ति हैं, अभी मुझे ध्यान आ गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कई बार पूछ लिया जाता है इन्होंने रिपन के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि रिपन को भारत का उद्धारक यानी जो भारत का उद्धार सच में करना चाहता था वो कौन था, वो लॉर्ड रिपन था। और ये बात किसने कही थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कही थी। ठीक है, काफ़ी अच्छे वाइसराय रहे थे ये। तो आज हमने कुछ पॉइंटों पे बात की। अब हम बात करेंगे हमारा जो आज का मेन पॉइंट है यानी स्थानीय स्वशासन का। तो स्टार्टिंग रिपन ने कर दी थी, रिपन ने प्रस्ताव लेकर आ गए थे, तालुका बोर्ड और तालुका परिषद का इन्होंने गठन कर दिया था। लेकिन जिस उद्देश्य से किया था या जो इन्होंने उद्देश्य देखे थे वो कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते जब भारत आज़ाद हो जाता है, भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। आप सभी को पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो स्थानीय स्वशासन का या स्थानीय प्रशासन का भी उसमें जिक्र किया गया, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए एक आर्टिकल है अनुच्छेद 40, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है डीपीएसपी के अंतर्गत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए जब हम आज़ाद हुए तो उस समय पे भारत आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं था कि वो हर विषय पर कानून बनाकर उसको अमल में लेके आ सके। तो जो खर्चीले विषय थे या जिनमें ज़्यादा पैसे खर्च होने थे जिन कानूनों में, वो रख दिए डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप सभी को पता है कि ये भाग 4 में है और 36 से 51 जो आर्टिकल हैं वो इसके अंदर हैं। तो जिन कानूनों पर ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता था वे रख दिए डीपीएसपी में कि जब हमारा देश या जब राज्य मजबूत हो जाएंगे, उनके पास धन हो जाएगा, तो वो इन पे कानून बनाकर इनको लागू कर सकते हैं। लेकिन जो कम खर्चे के या जिसमें कम पैसे लगते थे वो रख दिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में। तो ये विषय भी जो स्थानीय स्वशासन यानी जो पंचायती राज का जो विषय था वो रख दिया डीपीएसपी में और आर्टिकल 40 में। देखिए जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, उन्होंने सपना देखा था, आज़ादी से पहले ही सपना देख लिया था एक्चुअली उन्होंने ग्राम स्वराज का यानी राम राज्य का। ये चाहते थे कि जन जन तक सत्ता पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं के इस सपनों को साकार करने के लिए जो भारत के जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने
इनको आर्टिकल 40 में जगह दी थी। तो फिर क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हो जाता है 50 में हमने अपना संविधान भी लागू कर दिया था, सभी को पता, 26 जनवरी 1950 को। तो उसके 2 साल बाद यानी कि 1952 की अब हम बात करेंगे। 52 में क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो आज़ादी के समय ही बैठ गए थे, यानी 1947 में ही बैठ गए थे, और 1964 तक जिन्होंने शासन किया वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 2 कार्यक्रम लॉन्च किए, जिसका एक का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि CDP। और एक था 1953 में जो किया था राष्ट्रीय सविस्तार योजना। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉप में पॉइंट हैं जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये 2 कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किए थे, क्योंकि उस समय पे वो प्रधानमंत्री थे। ये जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्या था, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एक था फोर्ड मॉडल। ये जो फोर्ड मॉडल था, ये अमेरिका ने अपने गांव के विकास के लिए इस मॉडल की शुरुआत की थी। और फिर नेहरू जी ने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लेकर भारत में भी इसको लागू किया, यानी उस फोर्ड मॉडल की कॉपी करके इन्होंने इसको भारत में लॉन्च कर दिया। इसका क्या उद्देश्य था, इस फोर्ड मॉडल का उद्देश्य था कि भारतीय हैं जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना था। ठीक है, यानी गांव का लेवल ऊपर उठाना था। तो इस मॉडल को उन्होंने भारत में भी पेश किया। तो इससे क्या हुआ, इससे देखिए जो बजट होता था, आप सभी को पता है कि प्रति वर्ष बजट पेश किया जाता है, और बजट में जो योजनाएं लॉन्च की जाते हैं या जो भी सालाना उद्देश्य दिखाया जाता है, साल भर फिर उसी को कंप्लीट करने के लिए कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा। तो बजट के माध्यम से जो पैसा गांव के लिए निकाला जाता था, कि गांव के लिए इतना पैसा बजट के माध्यम से गांव के विकास के लिए निकाला जाता था, उसको प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से खर्चा जाता था। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके माध्यम से गांव का विकास किया जाता था। इस मॉडल से ये होता था, प्रशासनिक अधिकारियों से खर्चा जाता था। फिर क्या हुआ, 1957 में एक व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता। देखिए बेसिकली ये गुजरात से थे, और आपको पता भी होगा ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये संविधान सभा के भी सदस्य थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य थे राजस्थान से। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो हमने ये कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, यानी जो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे जो हमने ये कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, ये योजना आयोग के माध्यम से नेहरू ने इनका गठन किया था। किसका गठन किया था, इस समिति का गठन किया था। तो इस समिति को बोला गया कि आप पता लगाइए कि ये जो हमारे कार्यक्रम हैं, ये जिन उद्देश्यों से ये लागू किए गए थे, क्या उन उद्देश्यों को ये पूरा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और किस तरह से
जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनका विकास किया जाए। तो ये उद्देश्य इस समिति को दिए गए कि आपको इनके ऊपर काम करना है। तो इसने जांचा परखा, ये गांव-गांव गए, इन्होंने देखा कि क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या जो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जो पैसा गांव में खर्च होना था वो हुआ या नहीं हुआ। इन्होंने हर पहलुओं को तोला और बाद में इन्होंने निष्कर्ष निकाला और नेहरू जी को कहा कि आपने जो ये प्रोग्राम चला रखे हैं CDP के, इनको आप तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए हैं। उसका कारण था, एक बहुत बड़ा कारण था, मैं आपको बताता हूँ कारण क्या था। क्योंकि देखिए, भारत काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा था आज़ादी के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के चुगल में काफ़ी लंबे समय तक फंसा रहा था और कहीं ना कहीं आज़ादी चाहते थे। और जब आज़ादी का चल रहा था, जब माहौल चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पे बहुत अधिक आंदोलन हुए थे और जो गांव के लोग थे वो इतने शिक्षित नहीं थे, वो जागरूक भी नहीं थे। उनको पुलिस का डर दिखाकर मतलब बहुत ज़्यादा खौफ उनके अंदर बना रखा था। और जब पहले तो पुलिस से लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन आजकल तो उतनी बात नहीं है। लेकिन जब पहले पुलिस आ जाती थी तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। तो उस समय इतना माहौल था कि पुलिस को देखकर लोग भाग जाते थे। और जो प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी जो DC थे, DC आप सभी को पता है एक IAS अधिकारी होता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो, और वो पूरे लाव लश्कर के साथ बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आती थी, बहुत सारे पुलिस आती थी, तो वो गांव में आते थे जब वो, लेकिन उनको देखकर पुलिस वालों से डर कर गाँव के लोग भाग जाते थे। कोई खेतों में भाग जाता था, कोई कहीं भाग जाता था, कोई कहीं भाग जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों और गांव वालों के बीच तालमेल की कमी थी, जिसके कारण गांव का विकास नहीं हो पाया। ये बातें बलवंत राय मेहता ने किसको बताई? नेहरू जी को बताई कि गांव के लोग हैं ना अशिक्षित हैं, यानी वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो गरीब तो हैं ही लेकिन वो जागरूक भी नहीं हैं। जब ये प्रशासनिक अधिकारी गांव में आते हैं तो गांव के लोग इनसे बातचीत नहीं करते, गांव के लोग इनसे डरते हैं, वो भाग जाते हैं। क्योंकि आज़ादी के समय माहौल ही कुछ इस तरह का हो गया था कि अंग्रेज़ों ने हमारे भीतर ऐसा डर पैदा कर दिया था कि पुलिस का भय इतना ज़्यादा मानते थे लोग, वो डर कर भाग जाते थे घरों से। तो ये कार्यक्रम उन्होंने कहा कि ये आपके जो कार्यक्रम है इनको आप बंद कीजिए। देखिए, इससे पहले भी एक व्यक्ति थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी। ये जो स्थानीय स्वशासन है इसके समर्थक नहीं थे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन थे जो स्थानीय स्वशासन के समर्थक नहीं थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी इसके समर्थक नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि गांव में अगर पंचायती राज का अगर गठन हुआ तो गांव में कोई एक मुखिया चुना जाएगा, तो गांव में इलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं गांव सांप्रदायिकता का अड्डा बन जाएगा। लोग धर्म के आधार पर, लोग जाति के आधार पर बट जाएंगे। तो इसलिए ये इसके समर्थक नहीं थे, ये इसके मुरीद नहीं थे। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी इसके बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे, मुरीद थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा? बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि आप इन प्रोग्रामों को जो है आपने चला रखे हैं इनको तो आप बंद कीजिए और आप त्रिस्तरीय पंचायत का गठन कीजिए। यानी त्रिस्तरीय, 3 स्तर की पंचायत की बात की किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने। देखिए, इसमें 3 डिजिट हैं, 1, 2 और 3। तो इसने किस तरह की बात की? त्रिस्तरीय। इसने कहा कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत,
कुछ गांव मिलकर ब्लॉक बनाते हैं, तो ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति, और जिले के लेवल पर जिला परिषद। इसने अपना सुझाव दिया कि आप त्रिस्तरीय पंचायत का गठन कीजिए, ठीक है। तो और फिर नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नागौर जिले के बगदरी गांव से स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की, ठीक है। 2 अक्टूबर को आपको सभी को पता है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उनका बर्थडे आता है, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की। लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण रूप से तो इसके 9 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज की शुरुआत की। पूर्ण रूप से तो की थी 11 अक्टूबर को और सबसे पहली बार की थी 2 अक्टूबर को। तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, इसने तो कसम खा रखी है कि हर एग्जाम में मैं आऊँगा ही आऊँगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से याद रखना। इसकी शुरुआत कर दी, फिर क्या होता है, लेकिन इसकी शुरुआत ज़रूर कर दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया था। और तब तक संविधान में किसी चीज़ का जिक्र नहीं होता तो राज्य उस पर गौर नहीं करते। अगर संविधान में जिक्र हो जाता तो कहीं ना कहीं न्यायालय के माध्यम से या डायरेक्ट सरकार से पूछा जा सकता है कि आपने इसको लागू क्यों नहीं किया, जबकि ये संविधान में लिखित है। तो अब तब तक संविधान में जिक्र था ही नहीं, तो राज्य ने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की, राज्यों ने इनके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। फिर क्या होता है, इसके जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, अगर इससे पहले एक पॉइंट मैं और बताऊं आपको, तो जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने क्या किया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही थी इन्होंने। अब ये क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देखिए ये भी, अगर केंद्रीकरण की बात करें तो केंद्रीकरण में संपूर्ण शक्तियां पीएम या सीएम के पास होती हैं, वही सभी विषयों पर नियम या कानून बनाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में होता है सत्ता का बंटवारा, यानी सत्ता को बांट दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अगर जनक की बात आए तो कौन होंगे, बलवंत राय मेहता जी। देखिए आप सभी को पता है कि हमारी जो अनुसूची 7 है, मैंने अनुसूचियों के बारे में जब पढ़ाया था तो तब मैंने बताया था कि अनुसूची जो हमारी 7th शेड्यूल है वो क्या कहती है, वो कहती है कि शक्तियों का बंटवारा कर दीजिए, शक्तियों का बंटवारा करती है वो, यानी लिस्ट बना रखी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। स्टेट लिस्ट, उससे पहले सेंट्रल लिस्ट और करंट लिस्ट है जो, उसमें विषय दे रखे हैं। जैसे केंद्र सूची है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जिस पर प्रधानमंत्री कानून बनाएगा, उसके अंदर 100 विषय हैं, पहले 97 थे। जो राज्य सूची है, जिस पर अगर हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर, यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जैसे राज्य कानून बनाएंगे, पहले 66 थे लेकिन अब 61 विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और एक होती है समवर्ती सूची, इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। ये पहले 47 थे लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है 52। तो इन विषयों का बंटवारा कर दिया। और जैसे नगर पालिका है,
ये भी 18 विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसे ही पंचायत यानी ग्राम पंचायत हैं जो वो 29 विषयों पर नियम कानून बना सकती हैं। तो यही होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता बांट दी गई। तो ये किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा। ये काफ़ी अच्छा सुझाव दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई काफ़ी वृद्ध जो व्यक्ति थे वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उन्होंने आते ही बलवंत राय मेहता की जो समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति, ठीक है। देखिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आप इसको हटा ही लीजिए। अशोक मेहता समिति, कितने डिजिट हैं, कितने अक्षर हैं इसमें? एक और दूसरा। इसने क्या कहा, इसका उद्देश्य था कि जो बलवंत राय मेहता ने जो समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसकी समीक्षा कीजिए, क्या वो सही है या गलत है। तो इसने कहा कि उसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी ना, क्योंकि देखिए 3 डिजिट थे, तो इसने कहा 3 नहीं 2 स्तरीय हो पंचायतें, और वो 2 स्तर कौन कौन से हों? वो पहला स्तर तो पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत हो, और दूसरा जिला के लेवल पर यानी जिला परिषद हो। इन्होंने ग्राम पंचायत का जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो इसने सिर्फ 2 स्तरीय ही पंचायत की बात की। पहले जिले एक बात की इसने पंचायत समिति और दूसरी की जिला परिषद की बात। लेकिन ये सरकार ज़्यादा लंबी नहीं टिक पाई, तो फिर इनकी जो सिफारिश थी वो भी ज़्यादा लंबी नहीं चली। लेकिन इन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि जो हमारे स्थानीय जो स्वशासन है उसका संविधान में उसका वर्णन होना चाहिए, यानी उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जे की इन्होंने पेशकश की थी। काफ़ी अच्छी इन्होंने ये सुझाव दिया था कि संविधान में आप उसका जिक्र कर दीजिए। लेकिन सरकार चली गई, सरकार ये लंबी नहीं टिकी, तो इनकी जो समिति की जो रिपोर्ट थी वो लंबी कहाँ टिकती। उसके बाद क्या होता है, (1985) में एक और समिति बनती है, GVK राव समिति। इसने कहा, देखिए इससे सबसे पहले वाले ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन कीजिए, उसके बाद वाले ने कहा कि 2 स्तरीय पंचायत का गठन कीजिए। लेकिन इस समिति ने कहा, ये कब बनी है? 85 में। इसने कहा कि 4 स्तरीय पंचायत का गठन कीजिए आप। 4 स्तर कौन कौन से होंगे? पहला गांव लेवल पर, दूसरा ब्लॉक लेवल पर, तीसरा जिले पर और चौथा राज्य लेवल पर। तो इन्होंने 4 स्तर की पेशकश की, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी यानी LM सिंघवी, इस समिति का गठन किया गया। इसने भी सिफारिश की कि जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। एक बार जो हमारे राजीव गांधी जी थे उन्होंने कोशिश की थी, वो 64वां और 65वां प्रस्ताव लेकर आए थे, विधेयक लेकर आए थे इनको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को, लेकिन वो पारित नहीं हो पाए थे। वे कोई भी प्रस्ताव उनमें से पारित नहीं हो पाया था, तो वो बीच में ही मामला लटक गया था। कोशिश ज़रूर की थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1988 में पिक्के थुंगन समिति, देखिए लास्ट वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कल को अगर, जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा में अभी रिसेंटली ग्राम सेवक का पेपर हुआ था,
वो रद्द हो गया, लेकिन अब शायद वो अगले मंथ में दोबारा ले लिया जाएगा। तो उसमें ज़रूरी है कि हो सकता है इसमें से पंचायत की कोई समिति पूछ ली कि ये समिति किससे संबंधित है। तो आप इसलिए समितियों को ध्यान रखें, इनके कार्यों पर अगर ज़्यादा ध्यान ना भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो पीके थुंगन समिति है जो ये किससे संबंधित है, ये है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। और एक समिति और आप ध्यान रख लीजिए, गाडगिल समिति। गाडगिल समिति ये भी स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा ने फिर यही बात कही कि आप इनको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, फिर सभी राज्य इसके ऊपर गौर करेंगे और सभी इसको अमल में लेके आएंगे। तो जो पीके थुंगन समिति है, गाडगिल समिति है, या एल.एम. सिंघवी समिति है, जी.वी.के. राव समिति है, तो आप ये 6-7 समितियाँ हैं, आप इनके नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हमने बात की थोड़ा सा बेस बनाने की हमने कोशिश की है। अब हम अगली क्लास में पंचायतों को जब संवैधानिक दर्जा मिल गया था तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कब और किस किस समय में इनको संवैधानिक दर्जा मिला और क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ा। तो आप सभी काम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।